नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज क्या है कि टेट जेबीटी का एग्ज़ाम हुआ था और टेट टीजीटी का भी आज ही एग्ज़ाम था, जो स्पेशल फ़ील्ड का एग्ज़ाम था। तो उसमें जो-जो क्वेश्चन आए थे और उनके क्वेश्चन की जो आंसर की है क्या रहने वाली है, मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो ये आंसर लगभग क्या है 1 या 2 क्वेश्चन का ही इसमें ऊपर-नीचे होने वाला है, बाकी आपके बिल्कुल डिट्टो कॉपी ही आंसर लगने वाले हैं। तो जिसके जो भी आंसर बनेंगे आपने प्लीज़ जो भी जिसके आंसर बनते हैं आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने-कितने आंसर बने हैं। तो मैं भी अभी शिमला से पहुँचा, शिमला गया था मैं एग्ज़ाम देने के लिए और आई होप कि आपको मज़ा आया होगा एग्ज़ाम देकर और जैसे कि एग्ज़ाम बहुत ही मुझे मज़ेदार लगा। आपको कैसा लगा आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है कि प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएँ किस वर्ष की आयु से के लिए होती हैं? प्रारंभिक हस्तक्षेप की बात यहाँ पे हुई थी। देखो बच्चे इसमें क्या है कि मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन सारे नहीं पढ़ने वाला क्योंकि लेंथी पेपर है, तो ऐसे बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो आप अभी आंसर देखो, अब आने वाले टाइम में मैं जब नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला होगा उस टाइम पे मैं आपको थोड़ा डिटेल में शो करवा दूँगा, है ना? तो इसका आंसर हमारे पास क्या था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। तो प्रारंभिक हस्तक्षेप में द्विविशेषता की स्क्रीनिंग का उद्देश्य क्या है? तो बच्चे इसका आंसर क्या था? बी। एक 141 अधिनियम वर्तमान में आइडिया अनिवार्य करता है। आइडिया यानी कि हमारे पास एजुकेशनल फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट था, तो वो किसके बारे में बात करता है? तो बच्चे समान शिक्षा के बारे में यहाँ पे बात करता है वो। द्विविशिष्टता के में घर पर आधारित प्रारंभिक हस्तक्षेप का लक्ष्य है, तो बच्चे इसका आंसर भी क्या था? बी था। देखो 70 क्वेश्चनों के आंसर लगभग बी रहे रहे हैं इसमें एग्ज़ाम में, तो आपने टेंशन नहीं लेना है कि अगर आपको भी एक बार तो मुझे देखो डाउट हुआ कि मेरे लगातार सीरीज़ में 5-6 क्वेश्चन बी के हो गए, तो मुझे खुद को डाउट हो गया यार बी इतने सारे क्वेश्चन हो रहे हैं कि मैं कहीं गलत ही तो नहीं ऑप्शन लगा रहा हूँ। फिर जब मैंने देखा कि यार क्वेश्चन पढ़ के तो ये सही है आंसर, इतने सारे बी क्यों आ रहे हो? और इसके बाद रुका था 1-2 और बी आ गए उसके बाद। फिर मैं तो 5 मिनट सोचा मैंने पेपर कैसे बना रखे हैं, कम से देखो 150 में 70 क्वेश्चन बी के बना रखे हैं। चलते हैं 5th क्वेश्चन का क्या है बच्चे? ए इसका सही आंसर रहने वाला है। प्रारंभिक हस्तक्षेप में स्कूल में सफल स्थानांतरण के लिए आवश्यक है, तो बच्चे परिवारों के प्रारंभिक हस्तक्षेप पर प्रदाताओं और स्कूल के बीच निकट सहयोग की बात हो यहाँ पे होनी चाहिए। विकासात्मक विकलांगता होती है, 20 का सही आंसर है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली आजीवन स्थितियाँ। थोड़ा बच्चे मैं तेज़ बोल रहा हूँ, जिससे कम लेंथी वीडियो बने, ठीक है? बच्चे इसमें क्या है न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर इंक्लूड किसमें होता है बच्चे? सेरेब्रल पाल्सी में भी क्या है न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ऑटिज़्म में भी होता है, एडीएचडी में भी डी इसका सही आंसर रहने वाला है। विकासात्मक देरी का अर्थ क्या है? विकास के मील के पत्थरों को धीरे-धीरे प्राप्त करना। पिछली बार भी आंसर आया था और आज जो सुबह मैंने आपके पास जो एक फ्री नोट्स की आपको पीडीएफ भेजी थी, उसमें भी ये था लिखा हुआ। देखो पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया था, तो ये देखो आंसर आपका बिल्कुल यहीं पे डिट्टो कॉपी आ गया जो मेरे नोट्स में लिखा हुआ था। विकासात्मक विकलांगों की प्रारंभिक संकेतों में शामिल हैं। तो बच्चे कौन-सा इसमें सामाजिक संपर्क में कमी, बोलने में देरी, पेशीय कौशल में देरी या उपयुक्त सभी? विकासात्मक विकलांगता की यहाँ पे बात हो रही है, तो बच्चे इसके सारे के सारे आएँगे, है ना? सब की सब चीज़ें इसमें कमी देखी जाती है। विकासात्मक विकलांगताओं के लिए जोखिम कारकों में शामिल है, कौन-सा शामिल है बताना था कि समय से पहले जन्म, आनुवंशिक उत्परिवर्तन और हमारे पास गर्भावस्था के दौरान विषाक्त पदार्थों का संपर्क। तो बच्चे इसमें भी देखो मैंने आपके जो मेरे नोट्स थे उसमें सारा लिखा गया था, तो इसका डी आंसर सही रहने वाला है, सारे सिम्पटम में मैंने आपको बताए थे। विकासात्मक विकलांगताओं में प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए रेफरल कब दिया जाना चाहिए? बच्चे रेफरल दिया जाना चाहिए जैसे ही देरी का संदेह हो हमें, है ना? जैसे हमें पता चले। तो विकासात्मक रूप से विकलांग बच्चे डैश प्रकार से शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो बच्चे हम उनको क्या है समावेशी शिक्षा भी दे सकते हैं, विशेष शिक्षा भी दे सकते हैं और गृहदारी शिक्षा भी दे सकते हैं। इसका डी आंसर सही रहने वाला है। विकासात्मक विकारों के लिए समावेशी शिक्षा बढ़ावा देती है। किस चीज़ को बढ़ावा देती है बच्चे? सभी छात्रों के लिए समान भागीदारी की बात करती है। विकासात्मक विकलांगता वाले छात्रों में अधिगम विशेषताओं का तात्पर्य क्या है? तो 20 का सही आंसर है वह तरीके जिनसे छात्र सबसे अच्छा समझते और जानकारी संसाधित करते हैं। विकासात्मक विकलांगताओं वाले छात्र दिखा सकते हैं, क्या दिखाएँगे बच्चे वो? धीमा प्रसंक्रा गति और अमूर्त सोच में कठिनाई और दोहराए गए निर्देशों की आवश्यकता। तो बच्चे इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही रहने वाला था। एक दृश्य अधिगमकर्ता किसके माध्यम से सीखना पसंद करता है? तो व्याख्यान सुनकर, आरेख चार्ट के वीडियो देखकर, तो बच्चे यहाँ दृश्य की बात हो रही है तो आंसर क्या लगाना था? बी।
स्पर्शात्मक या गतिशील अधिगमकर्ता सबसे अच्छा सीखता है। तो बच्चे व्यावहारिक गतिविधियों और गति के माध्यम से ज़्यादा अच्छा सीखेगा, ठीक है? किस छात्र के अधिगम शैली की पहचान करने में सहायता मिलती है? तो उनकी आवश्यकताओं का अनदेखा करना, ये तो 20 का सही आंसर होने वाला है, ठीक है? देखो अगर कट भी करना है, एक क्वेश्चन बता दें तो कट करना है। देखो यहाँ पे कम की बात हो रही है, कम थोड़ी ना करना है हमने इसको। सीमित की बात है, सीमित थोड़ी ना करना है। अनदेखा कर अनदेखा थोड़ी ना करना है किसी चीज़ को बी। तो ऐसे आपने फटाफट आंसर लगाने हैं, समझे? 20 के हार्वर्ड गार्डन के अनुसार के बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये कि विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का यहाँ पे वर्णन किया है उन्होंने। अधिगम शैलियों के अनुसार छात्र का मूल्यांकन करने का अर्थ है, तो बच्चे इसका आंसर बी रहने वाला है। तो ये सीरीज़ बी है, अगर किसी को नहीं पता सीरीज़ बी के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ अभी। विकासात्मक विकलांगताओं वाले बच्चों में अधिगम विशेषताओं की पहचान करना कठिन हो सकता है। तो जब बच्चे उसमें क्या हुए कि संचार समस्याएँ के कारण उनमें और बहुविकलांगताओं के कारण और तीनों के तीन इसके सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार का कारण है, तो बच्चे ये मेरे नोट से सीधा क्वेश्चन बना है, आनुवांशिक और क्या पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं, है ना? तो विश्व में ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम से लगभग कितने हैं? तो बच्चे अब 100 हैं, ये हैं 100 में से 1 बच्चा। तो मेरे नोट्स में शायद ऐसे 70 में से 1 लिखा है, तो ये इसके पास वाला ऑप्शन यही है, 100 में से 1 बच्चा, तो यही इसका सही आंसर है। ऑटिज़्म का सबसे पहले किसने पेश किया? देखो ये सीधा क्वेश्चन आ रहा है कि जो आपको नोट्स में दिया था ना, लियो कैनर के द्वारा। ऑटिज़्म के बारे में सांस्कृतिक धारणा क्या है? बच्चे इसका आंसर बी रहने वाला है। अब इसको हिंदी में पढ़ना समझना टफ था, तो इसलिए अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा हो तो इंग्लिश में आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन-सा ऑटिज़्म के बारे में एक मिथक है? तो बच्चे इसमें ऑटिज़्म के बारे में एक मिथक है कि टीकाकरण के द्वारा ऑटिज़्म होता है। ऑटिज़्म संचार और सामाजिक बातचीत को प्रभावित करता है, तो इसका आंसर क्या है? ए रहने वाला है। ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का हाल ही में रुझान केंद्रित हुआ है, तो ऑटिज़्म वाले व्यक्तियों को रोजगार देने के बारे में, तो इसका रुझान आजकल चल रहा है। अच्छा, इसमें बच्चे एक बार मैं इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। देखो प्रारंभिक जाँच और निदान की भी हम बात करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। रोज़गार के अवसर की बात करता है ना? और स्वीकृति की भी बात करता है यहाँ पे। तो ये डी इसका सही आंसर है। ऑटिज़्म को स्पेक्ट्रम क्यों कहा जाता है? तो बच्चे ये क्या है, लक्षण और गंभीरता की व्यापकता और भिन्नता होती है क्योंकि इसमें जैसे छाता वाला है ना, स्पेक्ट्रम का मतलब छाता। बहुत से एएसटी वाले बच्चे प्रदर्शित करते हैं। ये पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया और मेरे नोट्स में सीधा-सीधा लिखा गया ये वाला क्वेश्चन भी। रोशनी और ध्वनि के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता। बौद्धिक विकलांगता मुख्य रूप से प्रभावित करती है बी। बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों का वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है? तो बच्चे बौद्धिक विकलांगता है तो बौद्धिक स्तर पे किया जाएगा, है ना? अब ऊँचाई पे थोड़ी ना करेंगे, देखो ऊँचाई लिख रखा है और वज़न लिख रखा है, ये तो आपने ऐसे कट कर दिया होगा। पेशीय कौशल के आधार पे आर्थिक स्थिति, अब किसी की आर्थिक स्थिति खराब है, क्या विकलांग हो जाएगा? क्या बौद्धिक विकलांग हो जाएगा? तो गलत बात है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। हल्की, अब देखो हल्की अगर नहीं समझ में आया तो माइल्ड की बात होती है, माइल्ड का लेवल क्या होता है? 50 से 69। बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों का प्राय देखी जाने वाली एक शक्ति है, तो ये व्यवहारों को ना अच्छी तरह से अनुकरण करने की उनके अंदर समृद्धि होती है, ये उनकी अच्छी बात होती है। वो ना पैटर्न के साथ करते हैं किसी भी काम को, जो भी उनको काम करवाते हैं बढ़िया तरह से पैटर्न में करते हैं, सही बात है इनकी। ये इनकी क्या विशेषता है? बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चे सामान्यतः जानकारी को धीरे-धीरे संसाधित करते हैं, अमूर्त उदाहरणों को आसानी से समझते हैं, ये तो कौन-सा है इसमें, तो ये इसका सही आंसर रहने वाला है ना? आसानी से थोड़ी ना समझते, फिर उनको बौद्धिक विकलांग थोड़ी ना बोलेंगे। संज्ञानात्मक लचीलापन थोड़ी ना होता उनमें, ये तो क्या क्रिएटिव बच्चे होंगे। किसी विशेष समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। समर्थन की आवश्यकता है तभी तो बनेगा, तो ये कट हो रहा है सीधे-सीधे। बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों का सूचना के अनुक्रमण संस्करण का तात्पर्य क्या है? तो बच्चे इसका आंसर क्या रहना है? बी। गंभीर बौद्धिक विकलांगता वाला बच्चा सामान्यतः आवश्यकता रखता है किस चीज़ की? बच्चे बी क्या है इसका? दैनिक गतिविधियों के मध्यम के लिए मध्यम सहायता की। अच्छा, इसमें देखो मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि इसमें क्या थोड़ा-सा डाउट है मुझे, है ना? गंभीर बौद्धिक अक्षमता वाले हैं। तो देखो मैंने तो इसका क्यों लगाया है क्योंकि एक हमारे पास क्या होता है, सीवियर के बाद क्या प्रोफाउंड भी होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो क्या जो प्रोफाउंड वाला बच्चा होगा ना, उसको सभी गतिविधियों में एक व्यापक सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो गंभीर बौद्धिक अक्षमता वाला होता है ना, उसको दैनिक गतिविधियाँ सिखानी चाहिए हमें, है ना? और जो हमारे पास जो मॉडरेट वाला होगा उसको हमें क्या कोई वोकेशनल वर्क सिखाना चाहिए और जो माइल्ड वाला है उसको वोकेशनल वर्क के साथ-साथ थोड़ा उसको क्या है एकेडमिक भी सिखाना चाहिए। मुझे तो ये लगता है, आप बताओ आप इसका आंसर क्या लगाना चाहोगे? ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या आंसर रहने वाला है?
मध्यम बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के लिए शैक्षिक योजना क्या है? योजना में क्या करना चाहिए? कार्यात्मक, एकेडमिक, जीवन कौशल वाला, इसका यहाँ पे सही आंसर था। निम्नलिखित में से कौन-सी विशिष्ट अधिगम विकलांगता वाले छात्रों के लिए एक सामान्य विशेषता है? तो पढ़ने-लिखने में कठिनाई होती है बच्चों को, ये आंसर था इसका। विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले छात्र अक्सर किस संज्ञानात्मक कौशल में कठिनाई दिखाते हैं? तो बच्चे तार्किक तर्क इसका सही आंसर था। एक छात्र पढ़ते समय शब्दों को पहचानने में उसको कठिनाई होती है बच्चे, डिस्लेक्सिया, लैक माने कमी, है ना? निम्नलिखित में कौन-सा विशेष अधिगम अक्षमता वाले छात्रों के सामान्य विशेषता नहीं है? खराब वर्तनी, कम ये और उनको संगठित करना, बहुविचार निर्देशों का पालन करने में कठिनाई। तो बच्चे इसका आंसर बी रहने वाला है ना? कि कम बौद्धिक अक्षमता उनमें होती है। विशेष अधिगम क्षमता वाले छात्र सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं बच्चे? बी इसका सही है, असंगत, अकादमिक, एकेडमिक बोलते हैं इसको, है ना? अकादमिक हिंदी में लिखा जाए प्रदर्शन। एक छात्र जो गणितीय अवधारणा को समझने में उसको कहीं न कहीं पे समझता है, लेकिन उसको क्या है, मूल गणनाओं करने में कठिनाई आती है, डिसकैलकुलियस इसका आंसर था। विशेष अधिगम अक्षमता में डिस्ग्राफिया वाले छात्रों के लिए मुख्यतः क्या है ना? उनके क्या खराब हस्तलेख और विचारों को व्यवस्थित करने में कठिनाई होती है उनको। विशेष अधिगम अक्षमता वाले छात्रों के बारे में कौन-सा कथन सत्य है? सत्य है, हाँ, सत्य पूछे तो उन्हें सफलता और शैक्षणिक अनुकूल की आवश्यकता होती है, वे सभी स्थितियों अकादमिक रूप से सफल नहीं हो पाते। विशेष अधिगम अक्षमता वाले के बारे में बात हुई ना यहाँ पे, उनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य से कम होती है, उनकी अधिगम समस्याएँ खराब शिक्षण के कारण होती हैं। तो अधिगम अक्षमता के बारे में बात कर रहा है, तो बच्चे किसी भी उसमें नहीं सफल हो पाते तो गलत बात है। बौद्धिक उनके सामान्य से कम होती है? नहीं, सामान्य के जैसी होती है, हल्का बहुत कम होता है। उनका अधिगम की समस्या खराब शिक्षण के कारण होती है? नहीं भाई, खराब शिक्षण के कारण थोड़ी ना, उनके अंदर कुछ ऐसे वो हो रही है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं उन वर्डों को। उन्हें सफलता के लिए शैक्षणिक अनुकूलन की आवश्यकता होती है, बस ये इसका सही आंसर रहने वाला है। तो चारों में जो सही बन रहा है। ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के मूल्यांकन के लिए पहला कौन-सा चरण महत्वपूर्ण होता है? बच्चे स्क्रीनिंग करेंगे हम सबसे पहले उसका। अच्छा, इसका आंसर क्या है? कौन-सा उपकरण, ऑटिज़्म की बात हो रही थी, कौन-सा उपकरण उनकी स्क्रीनिंग के लिए उपयोगी है? तो एमचैट। ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के मूल्यांकन के दौरान संचार कौशल की जाँच किस पहलू से की जाती है? तो बच्चे इसका है बी आंसर। ऑटिज़्म नैदानिक प्रशिक्षण अनुसूची के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो बच्चे इसका आंसर क्या रहने वाला है? सी रहने वाला है। ऑटिज़्म के बारे में बात की गई थी क्योंकि यहाँ पे ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के निदान में बहुविषयक टीम का क्या महत्व है? तो क्या करते हैं, संपूर्ण विकासात्मक और व्यावहारिक आकलन को सुनिश्चित करता है। अच्छा, अगर किसी को गलत लग रहा हो तो इसमें डाउट हो तो बच्चे यहाँ पे केवल है तो कट कर दो इसको। यहाँ पे दवाएँ थोड़ी ना खिलानी है बच्चों को, वो विकलांगता है, वो कोई बीमारी थोड़ी ना है। केवल शैक्षिक परीक्षण देना ये गलत हो गया, तो आप लगा सकते हो, है ना? आसान है ना? निम्नलिखित में से कौन-सा लक्षण ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार के मूल्यांकन के लिए आमतौर पर देखा जाता है? तो बच्चे ये मेरे नोट से सीधा क्वेश्चन आ रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन-सी विधि ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार के औपचारिक निदान के लिए मान्य है? तो इसका ए आंसर सही रहने वाला है। कट कर दो, केवल, केवल, केवल कट। ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार मूल्यांकन के लिए माता-पिता के योगदान को कैसा महत्व दिया जाता है? अनदेखा किया जाता है? माता-पिता को अनदेखा किया जाएगा उसमें? नहीं। मूल्यवान जानकारी किस स्रोत के रूप में लिया जाता है? केवल औपचारिक रिपोर्ट ली जाती है, केवल कानूनी रिपोर्ट ली जाती है। सी आंसर इसका सही था। बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए मूल्यांकन करने के लिए का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उनके क्षमताओं और उनकी अक्षमता और सहायता आवश्यकताओं की पहचान करना। बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम बनाने हेतु कौन-सा मूल्यांकन आवश्यक है? तो बच्चे नैदानिक मूल्यांकन डायग्नोज करेंगे हम उसको। बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए मूल्यांकित की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बच्चे बी इसका आंसर सही रहने वाला है। बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए अनुकूल व्यवहार मापने के लिए सामान्यतः कौन-सा उपकरण यूज़ किया जाता है? तो बच्चे इसका आंसर बी था। बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए मूल्यांकन में औपचारिक परीक्षण के अलावा किस समूह का योगदान सबसे अधिक होता है? बच्चे परिवार और शिक्षक का। सामान्य गंभीर बौद्धिक क्षमता वाले कौन से व्यक्ति, बस गंभीर बौद्धिक लिख रखा है यानी कि सीवियर की बात हो रखी है, तो क्या आएगा 20 से 35, 20 से 35। अनुकूल व्यवहार मूल्यांकन मुख्यतः छात्रों की किस क्षमता पर केंद्रित होता है? तो रोजमर्रा के जीवन
किस क्षमता पर केंद्रित होता है? रोज़मर्रा के जीवन कार्य स्वतंत्र रूप से करना, तथ्यों को याद करना, जटिलता समस्याएँ हल करना, तेज़ी से परीक्षण करना। तो इसमें ए, बी, ए की बात हो रही है यहाँ पे, है ना? इसका सी ही सही आंसर रहने वाला है। निम्नलिखित में से क्या पहलू बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के मूल्यांकन की सामग्री के तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण है? तो बच्चे इसका आंसर विकलांग सामग्री को तैयार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ बच्चे, इनका है, बी ही इसका सही आंसर रहने वाला है। बच्चे इसको ना एक बार आप खुद ही देख लेना, क्योंकि मुझे भी इसमें थोड़ा-सा डाउट लग रहा है। वैसे इसका आंसर बी ही रहना चाहिए, इसको एक आंसर को देख लेना प्लीज़। विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले बच्चों में मूल्यांकन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चे बी इसका आंसर है। विशेष अधिगम अक्षमता वाले मूल्यांकन में सामान्यतः किस कौशल का मूल्यांकन किया जाता है? तो इसका आंसर बच्चे बी है। तो उसका आंसर बच्चे यही था फिर। बी, इसका आंसर बी ही सही था। विशेष अधिगम अक्षमता वाले बच्चों में श्रवण स्मृति मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका बच्चे डिजिट स्पैन परीक्षण इसका आंसर सही था। NIMHANS SLT ये किसके लिए है बच्चे? पढ़ना, लिखना और गणित के लिए काम करता है। भारत में उपयोग किए जाने वाले ग्रेड लेवल में कौन-सा आएगा बच्चे? प्रथम ASER टूल। अधिगम अशक्तता वाले बच्चों में डैश एक सहायक उपकरण का उदाहरण है। बच्चे टॉकिंग कैलकुलेटर। मूल्यांकन का उद्देश्य है परीक्षण सामग्री संग्रहित करना, लेबल लगाना। सी इसका सही आंसर है। रिपोर्ट लेखन में क्या शामिल होना चाहिए? सी आंसर इसका सही है बच्चों। वीडियो थोड़ी लंबी है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ। व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्यक्तिगत योजना बनाना। कक्षा प्रबंधन का मुख्य घटक क्या होता है? सभी छात्रों के लिए निश्चित बैठने की व्यवस्था करना। स्पष्ट स्पष्ट नियम दिनचर्या के स्पष्ट। सही है बच्चों। शैडो टीचिंग की बात है बच्चे, इसका ए आंसर सही है। एक सहायक शिक्षक द्वारा पूरे दिन की छात्रों की मदद करना होता है। सहायक सहायक के रूप में काम करता है इसमें शैडो टीचर, है ना? समावेशी कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण रणनीति रणनीति कौन-सी है बच्चे? बी इसका सही आंसर है, यूडीएल। सहपाठी शिक्षण का लाभ क्या होता है बच्चे? इसका आंसर सी है। अधिक सहायता की आवश्यकता वाले छात्रों के लिए ये इसका आंसर है बच्चे। विभेदित शिक्षण की क्या विशेषता है? तो इसका आंसर सी है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में अनुकूलन। दृश्य सामग्री में हाथों की गतिविधियों के दोहराव पर नियुक्त कर, ये वाला इसका आंसर बच्चे क्या है? बी इसका सही आंसर रहने वाला है। अर्ली स्टार्ट डेनवर मॉडल किसकी बात करते हैं यहाँ पे? ऑटिज़म स्पेक्ट्रम विकार के बारे में, है ना? छोटे बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप के रूप में काम करते हैं। वाक व्यवहार विश्लेषण भाषा सीखने केंद्रित है, जिसमें विश्लेषण किया जाता है। बच्चे इसमें था ए इसका सही आंसर है ना, व्यवहार चार्ट का। संयुक्त ध्यान का तात्पर्य क्या है? तो केवल तो इसमें है नहीं, वयस्कों के बीच में जो साझा करना, संयुक्त गठन पत्र बनाना, सहयोगी लेखन कार्य। संयुक्त ध्यान तात्पर्य क्या है? जॉइंट अटेंशन की बात कर रही है। इसका आंसर बी सही रहने वाला है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या संज्ञानात्मक व्यवहार की चिकित्सा उपयोगी है? तो बी आंसर इसका सही रहने वाला है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले छात्रों में संचरित शिक्षण का मुख्य घटक कौन सा है? सी इसका सही आंसर रहने वाला है बच्चों। व्यवहारिक तकनीकों में पुनर्बलन का उपयोग किया जाता है, तो वांछित व्यवहार की संभावना को बढ़ाने के लिए। प्रतीकात्मक खेल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले बच्चों के लिए कैसे मदद करता है? इसका आंसर बच्चे बी है, कल्पना के माध्यम से विचार और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। कौन सा कार्यक्रम प्रारंभिक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के हस्तक्षेप में माता-पिता और पूर्व विद्यालयों के बीच में शामिल करता है? तो इसका पीएसी पैक्ट है बच्चे, है ना? पैक्ट की यहाँ पे बात होती है। टीआईमेंड का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? शिक्षण अधिगम सामग्री का अनुकूलन उपकरण के रूप में। आकस्मिक अनुबंधन में शिक्षण के छात्र के बीच क्या स्थापित किया जाता है? तो बच्चे 20 का सही आंसर रहने वाला है। बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की बात अगर करते हैं तो इसका बी आंसर सही रहने वाला है। कौन सी रणनीति छात्र के अनुचित व्यवहार को स्वीकार्य
विकल्प में देखने में मदद करती है, सीखने में मदद करती है। तो बच्चे इसके सभी के सभी इसका आंसर है यहाँ पे, है ना? देखो यहाँ पे क्या है, अत्यधिक संशोधन, पुनर्स्थापन, प्रतिक्रिया लागत, ये सारा का सारा इसका आंसर है। बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों का कार्यात्मक एकेडमिक पढ़ाने में मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों के व्यावहारिक जीवन कौशल को बढ़ाना, बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए, है ना? भारत की शिक्षा प्रणाली की सतत व्यापकता की बात करता है बच्चे, 20 का सही आंसर रहने वाला है। पूर्व प्राथमिक स्तर में समूह शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? 20 का सही आंसर रहने वाला है, सामाजिक संपर्क और खेल आधारित अधिगम। निम्नलिखित में से कौन मध्यम बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे के लिए पाठ्यक्रम सामग्री अनुकूलन का एक उदाहरण है? तो बच्चे ए इसका है, लिखित कार्य मौखिक कार्य में उत्तर देने में बदलना, जो हम उसको बदल सकते हैं। भारत की विकलांगता में अधिकारों की बात हो रही है तो बच्चे बी, RTE एक्ट, है ना? राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। अदृश्य विकलांगता क्या होती है बच्चे? अवसाद, जो हमारा डिप्रेशन होता है उसको हम देख नहीं सकते, इसलिए उसको अदृश्य विकलांगता बोला जाता है। विकलांगता का सामाजिक मॉडल यह दर्शाता है कि विकलांगता व्यक्ति के दोषों के कारण होती है या किसके कारण होती है? सी इसका सही आंसर है, विकलांगता सामाजिक बाधाओं के कारण उत्पन्न होती है, ऐसा बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संवेदी विकलांगता है? तो श्रवणहानि, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन कौन सा है? श्रवण, यानी कि हेयर है हमारे, तो ईयर है हमारा, है ना? तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट है। समावेशी शिक्षा बढ़ावा देती है, सभी छात्रों के लिए समान अधिगम के लिए अवसर प्रदान करना। बच्चे संविधान में समानता की बात क्या करता है? 14 से 18 वाला आर्टिकल करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहने वाला है। उचित समायोजन का अर्थ है विकलांग व्यक्तियों को समान भागीदारी के लिए समायोजन करना। सहायक प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या होता है? वे उपकरण जो विकलांग व्यक्तियों के कार्य में सहायता करते हैं, उनके बारे में बात है यहाँ पे, है ना? निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता का कारण है? तो बच्चे सब के सब है ना, अनुवांशिक कार्य, दुर्घटना, कुपोषण, जैसे मेरे नोट्स में सारा कुछ लिखा हुआ था, है ना? वही सब कुछ है इसमें। विकलांगता के किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो बच्चे प्रारंभिक निदान और हस्तक्षेप के द्वारा रोका जा सकता है, इसका मैंने पूरा चैप्टर आपको दिया हुआ था। विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? उन्हें समर्थन के साथ-साथ सामान्य कक्षाओं में शामिल करना। तो ये इसका सही आंसर है, रहने वाला है। बच्चों आप सभी ना इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके आने वाले टाइम में काम आने वाला है, क्योंकि कमीशन की भी आप लोगों को टैट मुझे लग रहा है सबका क्लियर है और अब कमीशन की आपको तैयारी करनी है। विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाला एक सामान्य उदाहरण है डिस्लेक्सिया। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का मुख्यतः एक डैश है, तो संचार और सामाजिक कौशल को प्रभावित करने वाला क्या है? न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में प्रारंभिक हस्तक्षेप में डैश में मदद मिलती है, तो 20 का आंसर सही रहने वाला है। बच्चे थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ जिससे वीडियो लंबी ना बने। एक जीर्ण स्नायु संबंधी स्थिति का उदाहरण है बच्चे, मिर्गी इसका सही आंसर है। निम्न में से रक्त संबंधी विकार है थैलेसीमिया, और थैलेसीमिया को रोकथाम के लिए क्या है? विवाह के पूर्ण हमें परामर्श लेना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा उनके मैच करना पड़ता है ब्लड ग्रुप वगैरह। जो विशिष्ट तो ये बच्चे होते हैं केवल विकलांगता वाले विकलांग वाले प्रतिभाशाली, विकलांग भी है और प्रतिभाशाली भी है, गिफ्टेड चाइल्ड भी है ना। क्रॉस डिसेबिलिटी किसके बारे में बात करती है? क्या उसका उद्देश्य है? विभिन्न विकलांगों के लिए एकीकृत शिक्षा सहायता प्रदान करना। विकलांगता के लिए प्रभावी प्रबंधन में सम्मिलित है उनकी क्षमताओं के बारे में अनुमान लगाना या फिर उनकी सेवाएं प्रदान करना। तो बच्चे इसका आंसर था हमारे पास ए, इसका सही आंसर था। हम व्यक्ति को अलग ही हम करेंगे, है ना? हमें तो और उसको क्या करना, आइसोलेट किया। देखो हिंदी में गड़बड़ है, आइसोलेट का मतलब क्या? तो अलग कर देना किसी को, है ना? तो हम तो इंक्लूसिव की बात करें, आइसोलेशन की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। अनुमान थोड़ी ना लगाना, अनुमान नहीं लगाना हमें, हमारे पास बहुत सारे चेकलिस्ट वगैरह उसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये तो खुद ही कट हो गया। किस प्रकार की विकलांगता किसी व्यक्ति को समझने या सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है? तो बौद्धिक विकलांगता। प्रारंभिक बचपन में हस्तक्षेप में क्या हो सकता है? तो 20 का सही आंसर रहने वाला है। विकलांग व्यक्तियों के समावेशन में बाधा कौन है? तो बच्चे जागरूकता की कमी यहाँ पे बहुत बड़ी बाधा है। विकलांगता के प्रबंधन में माता-पिता की क्या भूमिका है? भावनात्मक और शैक्षणिक संदर्भ समर्थन प्रदान करना, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। सॉरी थोड़ा ज़्यादा स्पीड में हो गया तो वर्ड भी उल्टे-सीधे हो रहे हैं। मुझे लग रहा है मुझे ही लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाएगी। बौद्धिक विकलांगता का अर्थ क्या है? बौद्धिक कार्य का अनुकूलन, व्यवहार में महत्वपूर्ण सीमाएँ। विशिष्ट अधिगम अक्षमता प्रभावित करती है, सामान्य बुद्धि के बावजूद पढ़ने लिखने और गणना करने में उनकी क्षमता को प्रभावित कर देती है यहाँ पे। ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है? संगीत से बच्चे। और ये विज्ञान दिवस तो 28 फरवरी को मनाया गया है। 2 विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं, 28 फरवरी वाला है, ये हमारे पास क्या है? सीवी रमन जी की याद में मनाया जाता है। आईसीएस किसने? सत्येंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्होंने इस परीक्षा को सबसे पहले पास किया था।
तो सबसे पहले स्पीकर कौन थे हमारे? गंगूराम मुसाफिर थे। हिमाचल प्रदेश में पंचायत का एक्ट कब लागू हुआ था बच्चे? 1952 में। पीने वाली कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। और किस विटामिन की कमी से रिकेटस होता है? विटामिन डी की कमी से। चिपका आंदोलन कहाँ कब हुआ था? 1973 में। नारियल किस देश का है? तो बच्चे मालदीव का है, वहीं पे नारियल होते हैं, तो इसलिए वहाँ के क्या है वो राष्ट्रीय वृक्ष माना जा सकता है। तुक्का भी मारता तभी भी सही होना था। अदरक कहाँ पे होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, सिरमौर में। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, है ना। काजा स्पीति में मतलब कब हुआ था? 1932 इसका सही आंसर है। प्राइमरी स्कूल कब खुला था? तो इसके बाद क्या है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसमें क्या है कि हिमाचल का गठन जब किया गया था 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाया था, है ना। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी बची? पीनियल ग्लैंड। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा। भारत की हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन। देखो मैंने पेपर में इतनी तेज ही लगाए थे और मैंने 45 मिनट इस पेपर को पूरा सॉल्व कर दिया था। तो आपको पढ़ा-पढ़ा के मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि बस मैं पेपर को थोड़ा जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। तो मैं आपका इस बात का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं आप सभी से जुड़ा रहता हूँ, तो मुझे थोड़ा स्पीड बढ़ गई है मेरी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अभी तक भारत के राष्ट्रीय आपातकालीन कितनी बार हुई है? तो 2 बार हुई है। देखो बच्चे, अब मेरे से वहाँ पे एक था कि स्टूडेंट, क्योंकि पूछ रहा था मतलब ऐसे ना, तो हो गया था, थोड़ा-सा कॉन्टैक्ट हो गया था, तो बोलता कि 3 बार उन्होंने आंसर लगाया था। देखो मैंने कैसे याद किया था इसको, एक बता देता हूँ, वैसे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। देखो ये 352 में इसके बारे में बात होती है, 352 में, तो 2 लिखा है ना, यहाँ पे किसके बारे में बात होती है? राष्ट्रीय आपात के बारे में। तो 2 है, 352 है तो 2 बार लगा है। एक हमारे पास 356 है, ये वाला तो अब 356 में 6 से हमें 3600 बार लगता रहता है। और एक हमारे पास वित्तीय आपात होता है, तो वो 0 है यहाँ पे लिखा, तो एक भी बार नहीं लगा है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो मुझे याद था तो मैंने उसको बता दिया था थोड़ा-सा। एक एक क्वेश्चन बताया था मैंने, ज़्यादा नहीं बताया उसको मैंने। तो वैसे क्योंकि यार अपनी मेहनत से करना चाहिए। आप लोगों का बुरा नहीं मैंने होने दिया। हिमाचल प्रदेश में किस झील का हिंदू सिख बौद्ध की बात की है? तो बच्चे रिवाल्सर की बात है ना। हिमाचल प्रदेश में केंद्र शासित प्रदेश प्रदेश कब बना था? प्रदेश नहीं, प्रदेश कब बना था? 1956 में। अस्कनी क्या है? चिनाब का है बच्चे। पचहत्तर आंदोलन किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी थी? गोविंद सागर झील थी। सिकंदर कब आया था? 1926 ईसा पूर्व आया था। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। भारतीय मूल के प्रथम नोबेल पुरस्कार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। ये तो मैंने 2-3 बार कराया है, पीछे जेबीटी में भी आया था। मैं अपने जो बैच में वहाँ पे करा रहा था, ऑफलाइन बैच में, तो मैंने उनको बोला था कि इसको अच्छे से याद कर लो, और उससे अगले दिन ये जेबीटी में आ गया, और अब ये किस में आ गया? अभी आपके स्पेशल टैट में आ गया ये। पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट है। बुलसाई निशानेबाजी से संबंधित है। इंडिका मैगस्थनीज की बुक है। और मनुष्य में कितनी होती है? 12 पसलियों के जोड़े होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों के आंसर आप मैच करोगे, तो आप ज़रूर मुझे बताओगे कि आपको कितने आंसर इसके साथ मैच हो रहे हैं, और आपके कितने मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं, और आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर आपको इसके अलावा किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी आपने पूछ लेना कि सर हमें इसमें डाउट है कि कोई और ऑप्शन हो सकता है, वो ऑप्शन आपने डालना है, तो मैं आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करके उसको बता दूँगा। और ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे।